सुनिए जी, इस साल भी हमारा चिंटू अपनी क्लास में फर्स्ट आया है। हमारे चिंटू के गुण तो पूरा मोहल्ला लगाता है। बस एक आप है जिसे अपने बेटे में कोई काबिलियत नजर नहीं आ रही। अरे भाग्यवान, मैंने कब कहा कि तुम्हारे बेटे में कोई गुण नहीं है? वो मेरा बेटा है, गुण ही कैसे नहीं होगा। गर्व है मुझे अपने बेटे पर, और तुम देखना एक दिन नाम रोशन करेगा वो मेरा। आज जितने फक्र से वो दुनिया को बताता है ना वो अशोक गुप्ता का बेटा है, कल को उतने ही शान से मैं दुनिया से कहूंगा कि मैं वंश गुप्ता का पिता हूँ। हाँ, आप बस मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहिए। अगर सपने देखने में कोई प्रतियोगिता होती ना तो उससे आप पक्का जीत जाते, क्योंकि आपकी जितनी दूरदृष्टि तो किसी के पास है ही नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, खेतों में अच्छी फसल भी तब लगती है जब सही समय पर अच्छे बीज बोए जाए और उनकी जरूरत के मुताबिक खाद पानी की व्यवस्था की जाए। अरे तुम तो बस रहने ही दो, सब जानता हूँ मैं तुम्हारा तीर किस तरफ इशारा कर रहा है। एक बात के पीछे पड़ जाती हो तुम। अरे भाई, गांव के छोटे से सरकारी स्कूल में पढ़कर भी हर साल प्रथम आ रहा है ना तुम्हारा बेटा, और क्या चाहती हो उससे? अरे बाकी माओं की तरह मैं अपने बेटे को कामयाब होते हुए देखना चाहती हूँ। अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के बारे में सोचना गलत है क्या? गांव के एक छोटे से स्कूल में पढ़कर प्रथम तो आ रहा है, लेकिन आप ही बताइए ना, यहाँ पर पढ़ाई का क्या माहौल है? खुद इसके मास्टर साहब भी कई बार अकेले में मुझसे कह चुके हैं, अगर हमारी सामर्थ्य हो तो इसका एडमिशन हमें किसी अच्छे स्कूल में कराना चाहिए जहां इसे अच्छा माहौल मिले और मेरे बेटे की बौद्धिक क्षमता को आगे बढ़ने का मौका मिले। अरे भाग्यवान, ये सब प्राइवेट स्कूलों का फैलाया हुआ जाल है। बड़ा स्कूल छोटा स्कूल जैसा कुछ नहीं होता। इसी सरकारी स्कूल में पढ़कर हमने और तुमने अपना जीवन नहीं बिताया क्या? बताओ क्या कमी है हमारे अंदर? कमी क्यों नहीं है जी? हमारा और आपका जमाना और था। मुट्ठी भर लोग पढ़े लिखे होते थे और नौकरी के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ता था। और अब गला काट प्रतियोगिता का जमाना है। पढ़े लिखे बच्चों को भी नौकरी नहीं मिल रही, और अगर हम खर्चा उठा सकते हैं तो क्यों ना बच्चे को आगे पढ़ने दे। अपने बच्चे को बेहतर माहौल देना हमारी जिम्मेदारी है। मोहल्ले में सबने अपने बच्चों को अच्छे अंग्रेजी मीडियम स्कूल में डाल दिया है। गांव के स्कूल में बस वही बच्चे पढ़ रहे हैं जिनके माता पिता फीस देने में सक्षम नहीं है। बात से तुम यही समझ लो कि तुम्हारा पति भी प्राइवेट स्कूल की फीस देने में सक्षम नहीं है। बात खत्म। अब दोबारा ये बात पकड़कर मत बैठना। अच्छा ठीक है, स्कूल नहीं बदलवाना ना से। अब इस गांव के स्कूल में ना तो खेल का कोई शिक्षक है, ना ही पढ़ाई के अलावा कुछ और गतिविधि सिखाई जाती है। अंग्रेजी तो भूल ही जाओ। मैं कहती हूँ अपने वंश को क्रिकेट एकेडमी भेजते हैं। उसका ना गिटार सीखने का भी मन है, अलग से क्लास लगवा देती हूँ उसके लिए। अरे भाई, वंश अभी बच्चा है, लेकिन तुम तो वंश की माँ हो ना, तुम्हें तो पता होना चाहिए क्या सही है क्या गलत। कोई जरूरत नहीं है ये सब क्रिकेट और गाना बजाना सीखने की। हमने किसी से सीखा था क्या क्रिकेट? गली के बच्चों के साथ खेलते खेलते हर किसी को आ जाता है। और गिटार बजाकर उसे क्या जागरण में गिटार बजाने भेजोगी? कभी कहती हो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनाना है, कभी गिटार सिखाने की वकालत करने लगती हो। तुम्हारी बात मेरी समझ से परे है। अगर अशोक और रचना की बात सुनने के बाद आपको भी ऐसा लग रहा है ना कि शायद अशोक की माली हालत खराब होगी, इसलिए वो अपने बेटे की शिक्षा दीक्षा पर ज्यादा खर्चा नहीं कर पा रहा है, तो ये आपकी गलतफहमी है। रचना और अशोक की सिर्फ एक ही संतान है जिसका नाम है वंश। ईश्वर की कृपा से वंश पढ़ाई खेलकूद हर गतिविधि में बहुत ही अच्छा है। गांव के छोटे से कम सुविधा वाले सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला वंश चाहकर भी पढ़ाई के अलावा कुछ और सीख नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके पिता अशोक को ये सब पैसे की बर्बादी नजर आती थी। पापा, मैंने सुना था पिछले महीने आप मम्मी को बता रहे थे कि आपका इंक्रीमेंट हो गया है। प्लीज मुझे बड़े वाले स्कूल में जाने दो ना। मेरा दोस्त है ना चंदन, वो बता रहा था कि बड़े स्कूल में खेल कूद म्यूजिक डांस सबका अलग अलग पीरियड होता है, बहुत मजा आता है। इसके अलावा उनकी टीचर और भी नई नई चीजें पढ़ाते हैं। उसके स्कूल में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी पढ़ाने लगे हैं। मैं अपने स्कूल में फर्स्ट आता हूँ, उसके बाद भी उसने मुझे अपनी किताब से कई सारे प्रश्न पूछे जो मुझे नहीं आते थे। मुझे भी उसके स्कूल में पढ़ना है पापा। बेटा, तेरी माँ ने रटने को कहा है ना ये सब, जानता हूँ। जब से मेरी तनख्वाह बढ़ने के बाद तुम माँ बेटा को पता चल गई है ना, दोनों नजरें गड़ाए बैठे हो। जब तक ये बड़े हुए पैसे ठिकाने नहीं लग जाएंगे तुम माँ बेटे को चैन थोड़ी ना आने वाला है। अरे बेटा, पढ़ा तो रहा हूं ना तुझे, अनपढ़ तो नहीं है तू। ये बड़े स्कूल वाले बिना बात बच्चों को फालतू चीज पढ़ाकर उनका दिमाग खराब कर देते हैं। अरे बेटा, कुछ नहीं होने वाला ये बेकार के सब्जेक्ट पढ़ के। तू ही बता, अगर जरूरत होती तो क्या सरकार तेरे स्कूल में ना पढ़ाती? अरे अभी तक आप तनख्वाह का रोना रोते रहते थे, अब तो पैसे भी बढ़ गए। अब क्या समस्या है आपको? भूलिए मत, एक ही बेटा है आपका। उसकी शौक और ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगे तो ये पैसा लेकर जाएंगे कहाँ? अगर मेरा बेटा मर मर कर अपना जीवन जी रहा है तो उसकी जिम्मेदार आप है। मैं दुश्मन नहीं हूँ उसका, जो कर रहा हूँ उसकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। महंगाई देख रही हो किस रफ्तार से बढ़ रही है।
आने वाले वक्त में सिर्फ नौकरी से कुछ नहीं होने वाला। ये जो आज मैं 4 पैसे बचा रहा हूं ना, यही काम आएंगे कल तुम्हारे लाडले के। मैं इसे लेकर ऊपर नहीं जाने वाला। जो पढ़ाई आज बिना पैसा खर्च किए सरकारी स्कूल में मुफ्त में हो रही है, उसके लिए साल की 1.5-2 लाख रुपए क्यों खर्च करूं मैं? साल का 1.5 लाख भी जोड़ोगे ना, तो तुम्हारे बेटे की 15 साल की पढ़ाई में कितने लाख का खर्चा आया? कम से कम 25-30 लाख। यही 30 लाख रुपए अगर मैं शेयर मार्केट में लगाऊंगा ना, तो 20 साल बाद 3 गुना होकर मिलेगा। तुम्हारे बेटे का ही भविष्य संवार रहा हूं, बस इतना समझ लो। आपके साथ ना बहस करने से कोई फायदा ही नहीं है। अरे थक गई हूँ समझाते समझाते, कब समझ में आएगा आपको? जब देखो तब इन्वेस्टमेंट और बचत की बातें करते हो। अब तुम्हारे जैसे कम पढ़ी लिखी औरत को इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या समझाऊंगा? तुम रसोई में जाओ और जाकर चाय पकौड़े बनाओ, उतना ही समझ में आता है। तुम औरतों को तो बस इतना ही समझ में आता है कि बच्चे ने जिद की और लाकर बच्चों की पसंद की चीज उसके हाथ में थमा दी। अरे उस चीज को लाने के लिए बाप कितनी मेहनत करता है, इस बात का एहसास भी है तुम्हें? चाहे जितना कर लो, आदमी की किस्मत में बस ताने खाने लिखा है। बेचारी रचना चाहकर भी अपने बेटे की खुशी के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। सुनिए ना, जन्मदिन आ रहा है वंश का, क्या सोचा है आपने? क्या गिफ्ट ले उसके लिए? अरे अपने ही बच्चे को गिफ्ट कौन देता है? पढ़ा लिखा रहे हैं, खिला पिला रहे हैं उसे, इतना काफी नहीं है क्या जो अलग से गिफ्ट भी लाना पड़ेगा? नए नए चोंचले पालने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। कभी तो कुछ अच्छा बोल दिया करो आप। अभी तक चल रहा था क्योंकि छोटा था वंश, बातों को समझता नहीं था, लेकिन अब बड़ा हो रहा है आपका बेटा, अपने आसपास होने वाली चीजों को देखकर उनका मतलब समझने लगा है। पिछले 1 महीने से जिद कर रहा है कि उसको जन्मदिन पर तोहफे में साइकिल लेनी है। कौन सा 1-2 लाख का सामान मांगा है बच्चे ने? वैसे भी उसके हम उम्र सारे बच्चे मोहल्ले में साइकिल चलाते, उसे भी ला दीजिए ना, खुश हो जाएगा। ये लो, महारानी ने फिर से खर्चे के बारे में मुझे पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। देखो भाग्यवान, एक अच्छी कंपनी की साइकिल लेने जाऊंगा ना तो कम से कम 7,000 की आएगी, और यही 7,000 अगर मैं तेरे बेटे के नाम मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा ना तो 20 साल के बाद 7 का 27 मिलेगा। जवानी में पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करने पर ही बुढ़ापे में उसका अच्छा रिटर्न मिलता है, और हर समझदार इंसान आज की डेट में ये बात समझ चुका है। बस तुम्हारे जैसे कुछ मूर्ख है जो दुनिया को दिखाने के चक्कर में अपनी जिंदगी की सारी कमाई यूं ही खर्च कर देते हैं, और फिर समय निकलने के बाद सिर्फ रोते रहते हैं। पति की अपमान भरी बातें सुनने के बाद आज रचना को बहुत दुख पहुंचा था, लेकिन उससे भी ज्यादा तकलीफ उसे इस बात की थी वो अपने बेटे के लिए कुछ कर नहीं पा रही थी। कुछ दिन बाद, सुनिए, वो चमन भाई साहब की यहाँ से शादी का न्योता है, शाम को तैयार हो जाइएगा, जाना पड़ेगा। अरे मुझे ना ये फिजूल के शादी ब्याह के खर्चों से बड़ी नफरत है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। शादी किसकी, खर्चा किसी और का। मैं पहले ही बता रहा हूँ, शादी में जाना है तो जाओ, न जाना है तो कोई बहाना बना दो, लेकिन मुझे फालतू खरीदारी करवाने के लिए मत कहना। किसी और की शादी में जाने से पहले हजारों रुपये शॉपिंग में बर्बाद करने की ये एक बात मुझे आज तक कभी समझ में ही नहीं आई। अरे भाई, शादी जिसकी है वो करे खर्च, वो एक बार को समझ में भी आता है। तुम्हें वहां देखने वाला कौन है? बस करिए अपना प्रवचन, फिर से शुरू मत कर दीजिए। आप डाल दीजिए ये शॉपिंग के पैसे भी अपने इन्वेस्टमेंट में, हमें कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास तो अपनी शादी की पुरानी साड़ियां रखी हैं, उन्हीं से काम चला लूंगी। बस भगवान के लिए शादी में शगुन में डालने के लिए 501 निकाल देना, या उसका भी आप SIP गिफ्ट करेंगे। अरे हाँ भाई हाँ, ठीक है, ले आऊंगा पैसे। आई बड़ी ताने देने वाली। शादी में, अरे भाभी, रिश्तेदारी की शादी में आई हो, कम से कम गले में कुछ पहन कर तो आना चाहिए था। बुरा मत मानिएगा, लेकिन ऐसे सूना गला अच्छा नहीं लग रहा है। छोटी गला कहाँ सुना है, ये सेट तो पहना है मैंने। दीदी, ये लोहे के सेट की कोई गिनती थोड़ी ना होती है। और कुछ ना सही, कम से कम मंगलसूत्र तो पहना कीजिए। बाकी घर में चाहे पहनो ना पहनो, कहीं आओ जाओ तो थोड़ा जेवर गहना पहन कर निकलना चाहिए। अब आप इस तरह से रूखी सूखी चली आई, अच्छा थोड़ी ना लग रहा है। भाई साहब का तो प्रमोशन भी हो गया है ना, अब कम से कम पैसे का बहाना तो मत बनाइएगा। देवरानी गीता की बात सुनकर रचना को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। घर आकर, सुनिए, इतने सालों से पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं आप, कितना पैसा होगा हमारे पास बैंक में? क्यों भाई, आज तुम्हें बड़ी दिलचस्पी होने लगी मेरे अकाउंट में? बस कुछ नहीं, हमारी 10वीं सालगिरह आ रही ना, तो सोच रही थी अपने लिए सोने की कोई चीज बनवा लूं। शादी में सभी औरतें गहने जेवर पहन कर आती है, और अब तो आपकी तरक्की भी हो गई है, तो हर कोई ना मुझे ताना मारता है। अब मुझे भी दिलवा दीजिए कुछ न कुछ। अच्छा तो ये बात है, ठीक है, मेरा वादा है, एनिवर्सरी के दिन ही सोने के कंगन गिफ्ट करूंगा तुम्हें, चिंता मत करो। थैंक यू, आज पहली बार आपने बिना कोई बहस किए मेरी बात को मान लिया, मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे एनिवर्सरी का इंतजार रहेगा।
रचना ने दिन गिन गिन कर अपनी एनिवर्सरी का इंतजार किया था। ठीक 2 महीने बाद रचना की एनिवर्सरी आ गई थी। उसे यकीन था आज पति अशोक उसके लिए सोने के कंगन लेकर जरूर आएगा। लेकिन पूरा दिन बीत जाने के बाद भी अशोक ने कंगन या किसी तरह के तोहफे के बारे में कोई बात ही नहीं की। रात को कमरे में, आप अपना वादा भूल गए क्या? आपने कहा था एनिवर्सरी के दिन मेरे लिए सोने के कंगन लाएंगे। अरे हाँ हाँ, भूलूंगा क्यों, याद है, वादा किया है तो निभाऊंगा भी। तो लाइए ना, आज ही एनिवर्सरी है हमारी, अब ये भी याद नहीं है क्या? अरे भाई, एनिवर्सरी के दिन तुम्हें सोने के कंगन पहनाऊंगा ये मैंने कहा था, लेकिन इसी एनिवर्सरी पर लाऊंगा ऐसा थोड़ी ना कहा था। 12 साल बाद मेरी SIP का टर्म पूरा हो जाएगा, फिर दिलाता हूँ तुम्हें सोने के कंगन। तुम टेंशन मत लो, सबकी इच्छाएं पूरी करने के लिए इंतजाम किया हुआ है मैंने। पति अशोक की बात सुनकर रचना ने गहरी सांस भरी और नाउम्मीद होकर जाकर बिस्तर पर लेट गई। बेटा अशोक, कितने साल हो गए तुझे नौकरी करते हुए। तेरे साथ के सब लड़कों ने अपने अपने मकान बना लिए, बैंक से थोड़ा लोन लेकर कहीं पर फ्लैट बुक करवा लेना। आखिर कब तक हर 2 साल में सामान लेकर यहाँ से वहां भागते रहेंगे हम लोग। और मैंने सुना है शहर के अपार्टमेंट में अच्छी सुरक्षा होती है, बच्चों के लिए खेलने कूदने का मैदान होता है, अच्छे स्कूल कॉलेज मिलते हैं, तो वंश के लिए भी अच्छा रहेगा ना। रहने दीजिए माँ जी, इंसान को अपने बेटे को ढंग के स्कूल में एडमिशन नहीं करवाना, वो मकान क्या खरीदेगा। ये बात बिल्कुल ठीक है। जब किराए के मकान से काम चल रहा है तो सारी जिंदगी लोन पर घर खरीद कर बैंक की गुलामी क्यों करनी है भाई। और मैं ये लोन नाम का पट्टा अपने गले में नहीं बांधने वाला। किराए के मकान में मैं अपनी मर्जी का राजा हूँ, जब जितने दिन मन करता है रहता हूँ, फिर मकान चेंज कर लेता हूँ। क्यों मुसीबत लूं लोन की। मकान के लिए 50 लाख का लोन लेने के बजाय हर महीने उतने पैसे मैं स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करूंगा। फिर देखना 20 साल बाद हम मकान भी खरीदेंगे और हमारे सारे शौक भी पूरे होंगे। बस सही समय आने का इंतजार करो। समय बीता जा रहा था। 9 साल का वंश कब 24 साल का नवयुवक बन गया, उन्हें एहसास भी नहीं हुआ। अशोक का व्यवहार कभी बदला नहीं था। हाँ, बस अब नन्हा वंश पापा की आदतों को जान गया था, इसलिए अब उतना बुरा नहीं लगता था। बचपन में पापा से कभी साइकिल, कभी स्विमिंग क्लास, कभी गिटार जैसी बातों के लिए जिद करने वाला वंश अब समझ चुका था पापा से कुछ भी मांगना बेकार है। रचना और वंश ने अपनी इच्छाओं के बारे में अशोक को बताना बहुत पहले ही बंद कर दिया था। जो भी अशोक उनके लिए करता, उन्हें उतने में ही संतोष करना आ गया था। परिस्थितियों के साथ लड़ते हुए किसी तरह वंश ने ग्रेजुएशन के बाद सरकारी बैंक में क्लर्क की परीक्षा पास कर ली थी और अब वो दूसरे शहर में नौकरी करने लगा था। अशोक की माँ की उम्र लगभग 80 साल हो गई थी, मुश्किल से उठ बैठ पाती थी और इस समय अपना ज्यादातर समय भगवान की भक्ति में ही बिता रही थी। एक दिन मैं कहता था ना, एक दिन मुझे मेरी इन्वेस्टमेंट पर अच्छा रिटर्न मिलेगा। अरे सारी उम्र बचत किया मैंने और तुम्हें पता है बहुत अच्छे रिटर्न मिल रहा है। अपनी जमीन पर अपनी पसंद का मकान बनवाएंगे हम। और माँ, तुम्हारे लिए तुम्हारे कमरे में ही एक सुंदर सा मंदिर भी बनवा दूंगा, आराम से दिन भर पूजा करना। नहीं बेटा, अब कोई इच्छा नहीं रही। अब ना उम्र बची है, ना ही ऐसा कोई शौक बचा है। अब तो थोड़े बहुत दिन बचे हैं जिंदगी के, वो भी ऐसे ही बीत जाएंगे। मेरे लिए कोई अलग कमरा वमरा मत बनवाना, अपना जैसा तुम्हें पसंद हो उस तरीके से देख लेना। अच्छा रचना, तुम चलो आज नक्शा बनवा लाते हैं मकान का। तुम्हें बड़ा शौक था ना अपनी पसंद से मकान बनवाने का। अब किसके लिए मकान बनवाओगे जी? मेरा बेटा तो किराए के मकान में पलकर बड़ा हो गया और अब नौकरी करने के लिए दूसरे शहर चला गया। माँ जी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। अब इतना बड़ा मकान बनाएंगे तो उसमें रहेगा कौन? जब परिवार था तब आपने कुछ सोचा नहीं, अब क्या फायदा। तुम दोनों सास बहू जब देखो तब ऐसी ही मनहूस बातें करती हो। मैं अपने बेटे से बात करता हूँ। अशोक अपने बेटे को फोन लगाता है। बेटा, कब घर आ रहा है तू? हमने जो जमीन ले रखी थी ना, सोच रहा हूँ उस पर मकान बनवा लेते हैं। तो आजा, फिर नक्शा वगैरह फाइनल करते हैं। पापा, अब मेरी जॉब बाहर शहर में हो गई है। मेरा तो मुश्किल से 1-2 दिन के लिए आना हो पाएगा। रहना तो आप लोगों को है, आप लोग ही फाइनल कर लो ना। अच्छा, तो कॉलेज में था तो बाइक के लिए कह रहा था ना। घर आजा, तुझे स्पोर्ट्स बाइक दिलाता हूँ। अरे पापा, अब मैं बैंक में ऑफिसर बन गया हूँ, कहाँ समय है मेरे पास ये सब करने का। अब तो जो गाड़ी है उसे चलाने का समय भी नहीं मिलता। आप रहने दीजिए, अब मन नहीं है। पहली बार बेटे की बात सुनकर अशोक को अजीब सी घबराहट महसूस हुई। अकाउंट में जमा हुआ करोड़ों रुपया जैसे बेईमानी सा लगने लगा। जो बेटा कुछ 1000 रुपए के तोहफे का नाम सुनकर खुशी से झूम उठता था, आज उसे पिता के 1 करोड़ के मकान में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। बड़ी बुझी बुझी सी रहती है आजकल।
न पहनने की इच्छा जताती है न कुछ खरीदने की। शायद आज तक इस बात से नाराज है कि मैंने उसे कोई गहने बनवा कर नहीं दिए। ठीक है, उसका जन्मदिन आ रहा है तो अगले महीने ही मंगलसूत्र और कंगन सब बनवा कर देता हूँ। गहनों को देखकर सारी नाराजगी भूल जाएगी। अरे, बहू के लिए गहने अभी से बनवा लिए क्या आपने? चलिए अच्छा किया, 1-2 साल में बहू आएगी, उसके काम आ जाएगा। अरे कैसी बात करती हो? बहू के लिए गहने क्यों लेकर आऊंगा? ये कंगन मंगलसूत्र तुम्हारे लिए लेकर आया हूं मैं। तुम्हें शौक था ना सोने के गहने पहनने का। किस जमाने की बात कर रहे हैं आप? उन बातों को गुजरे जमाना बीत गया, अभी भी वहीं ठहरे हुए हैं क्या? मैं तो कब का भूल गई मुझे किस चीज का शौक था किसका नहीं। अब ये सब पहनने का मन नहीं करता। जब सारी जवानी नहीं पहने तो बुढ़ापे में पहनकर किसको दिखाऊंगी? आप लॉकर में रखवा दीजिए, ये सब बहू के काम आएगा। अरे हद होती है भाग्यवान, सारी जवानी लड़ते लड़ते बिता दी। कभी कहती थी ये चाहिए, कभी वो चाहिए, रोज नए नए खर्च बताती थी, और अब जेब में पैसा आए तो उसे खर्च करने को तैयार नहीं हो। ये क्या बात होती है रचना? जब भूख थी तब आपने रोटी नहीं खिलाई, अब दांत नहीं रहे तो मूंगफली चबाने के लिए कह रहे हैं। कहने का मतलब है कि मुझे आपके रुपए नहीं, अपने बेटे और अपने परिवार की खुशियां चाहिए थी। लेकिन उस समय आपको परिवार की खुशियां कुर्बान करके पैसे बचाना ज्यादा सही लगा। ये जो आज आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए जमा है ना, ये मेरे बच्चे का बचपन और मेरी जवानी की खुशियां छीनकर जमा किया आपने। संभाल कर रखिए इन रुपयों को। बचत करना अच्छी आदत है, लेकिन अति हर चीज की बुरी ही होती है। वक्त गुजर चुका है अशोक, तुम चाहकर भी इन रुपयों से मेरे बच्चे का बचपन और वो खुशियां वापस लाकर नहीं दे सकते जो हमने समझौते करके गंवाई है। अशोक को आज पहली बार पत्नी की कही बातें ठीक तरह से समझ में आ रही थी। शायद बचत करने के जुनून में जो इन सालों में उसने खो दिया था वो भी साफ नजर आ रहा था। लेकिन अब वो पछताने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि समय गुजर जाने के बाद सिर्फ पछतावा ही तो हाथ लगता है।